Everyone, welcome to my channel Botany Vibes. Today is the 10th day of the short topic series इस जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लेकिन है वो बहुत ही आसान टॉपिक्स। हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है CSR नेट लाइसेंस 2024 एग्ज़ाम के लिए। हर बार इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं श्योर। तो आप लोग इस टॉपिक को स्किप मत करिए। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है तो फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग नए तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें कवर कर लूँगी जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है। तो अगर नॉलेज के लिए में पढ़ना है तो सारा साल पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल पढ़िए। बट अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे जेड स्कीम के बारे में, जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। इसमें 2 फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। दोनों ही लाइट एब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्सेस है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसका काम होता है मेनली लाइट को एब्जॉर्ब करना, और इसके पास एक रिएक्शन सेंटर होता है जो कि हब का काम करता है, जो सारी ही इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा। जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो फाइनली कहाँ पे पहुँचेगी? रिएक्शन सेंटर के पास पहुँचेगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर तक। जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे साइनोबैक्टीरिया प्लांट्स में क्या होता है, जो फोटो सिस्टम होते हैं, जैसे फोटो सिस्टम 1 है तो उसके पास जो रिएक्शन सेंटर है उसका वो टाइप होता है FeS टाइप का। ठीक है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसके पास होता है फियोफाइटिन क्यूनॉन रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है इस टॉपिक को समझने से पहले। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका मेन पर्पस, ये सारा स्कीम, ये सारा रिएक्शन हो क्यों रहा है? ये रिएक्शन हो रहा है ताकि हम असिमिलेटिंग पावर्स को जनरेट कर सकें। हम NADH NADPH और ATP का जनरेशन कर सकें, इसके लिए हो रहा है ये सारा। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप लोग जहाँ पे P680 लिखा हुआ है वहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, लाइट इस पे गिरेगी। ठीक है, ये अपनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी वेवलेंथ क्या है? इसकी वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसका ब्रेकेज होगा। वाटर मॉलिक्यूल किस में टूट जाएगा? हाफ ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोनियम आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, उसके बाद ये अपना, मैंने अभी आपको बताया था, ये सब कुछ किसके पास भेज देगा? इसके पास रिएक्शन सेंटर होती हैं। ठीक है, P680 के पास, तो वो अपने रिएक्शन सेंटर के पास भेज देगा। उसके बाद क्या होगा, वो रिएक्शन सेंटर लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद सीधा एक्साइटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो फियोफाइटिन के पास जाएगा। फियोफाइटिन के पास जाने के बाद जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्यूनिन के पास। ठीक है, प्लास्टोक्यूनिन, आपको ये जहाँ से कौन पहले ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को किसके पास ट्रांसफ़र कर रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। या तो इन पे क्वेश्चन आते हैं या तो इनके इनहिबिटर्स पे क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पे कौन सा इनहिबिट कर रहा है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आया तो आप मुझे शर्त लगा लीजिए, इन्हीं पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो इस पार्ट को स्किप मत करिए। आप लोग कोई ट्रिक बना लीजिए, कोई कैसी भी चीज़ करके इन चीज़ों को मेमोराइज़ कर लीजिए कि किसके बाद किसके पास ट्रांसफ़र होता है। और बाकी आप लोग अगर मुझे बोलेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स बना दूँगी जिससे आपको रिकॉल करने में, रिवाइज़ करने में, ध्यान में रखने में ईजी हो जाएगा। सो
प्लास्टोक्यूनिन के पास जाने के बाद जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो ये इस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आ जाता है प्रोटॉन पंप एक्टिवेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ ऐसे ही प्रोटॉन पंप का एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इतना समझ लीजिए कीमो ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा एटीपी का जनरेशन होता है। तो यहाँ पे जाके क्या होगा, प्रोटॉन पंप के एक्टिवेशन के कारण हमारा एटीपी जनरेट होगा। तो हमारी एटीपी तो जनरेट हो गया यहाँ से, ठीक है। साइटोक्रोम B6F के बाद जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन के बाद जाता है इलेक्ट्रॉन्स P700 के पास, दैट इज़ फोटोसिस्टम 1 के पास, ठीक है। ये भी लाइट को एब्जॉर्व करेगा, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट एब्जॉर्व करेगा, ये भी एक्साइटेड फॉर्म में जाएगा। देन कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा फेरोडॉक्सिन के पास, ठीक है। फेरोडॉक्सिन के पास आयरन होता है खुद का, ठीक है। फेरोडॉक्सिन इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास। जो एंजाइम क्या होता है ना, वो उसका काम होता है NADP को NADPH में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, NADPH मिल गया। हमें साइटोक्रोम B6F पे क्या मिल गया था, हमें ATP मिल गया था। तो दोनों चीज़ें जो हमारा एम था वो हमारा फुलफ़िल हो गया। इसको हम लोग Z स्कीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ मुझसे स्टार्ट हो रही है और मुझ पे ही एंड हो रही है, दैट इज़ साइक्लिक, बट दिस इज़ नॉन साइक्लिक इन नेचर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये Z को फॉलो कर रहा है, मतलब 680 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ऐसे Z आकार बना रहा है ना ये, तो इसको Z स्कीम इसलिए बोला जाता है, क्योंकि जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, तो ये नॉन साइक्लिक है, Z स्कीम है, ठीक है। हम लोग इसके इनहिबिटर्स को देख लेते हैं। जो अगर इसके दो इनहिबिटर होते हैं मेनली, एक DCMU एंड एक पैराक्वेट। DCMU डायूरोन एक हर्बिसाइड है जो कि जिसका मेन काम होता है फोटोसिस्टम 2 को ब्लॉक करना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करता है फोटोसिस्टम 2 से B6F के पास इस कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग में कनेक्ट करेगा DCMU, बाद में कनेक्ट करेगा पैराक्वेट। पैराक्वेट भी एक हर्बिसाइड है जिसका काम होता है फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करना, ठीक है। ये फेरोडॉक्सिन एक्सेप्टर से रिएक्ट करेगा और मेनली NADP और फेरोडॉक्सिन एक्सेप्टर से रिएक्ट करेगा और मेनली रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड आयन में, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। जो सुपर ऑक्साइड आयन्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ क्लोरोप्लास्ट में रिएक्ट कर सकते हैं और हमारा लॉस भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी का। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो आप लोग ये दोनों चीज़ें याद रखिए। और आज की वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में मैं साइक्लिक फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लूँगी, लेकिन साइक्लिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन साइक्लिक वाला है, इसलिए मैंने पहले उसको डिस्कस कर लिया। अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो आप लोगों के लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, कीप स्टडिंग।